हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हेल्दी हैं कि नहीं हैं? वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारी हेल्थ पर था वो हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं एक आखिरी पड़ाव की तरफ। देखते हैं कि भाई अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका सेकेंड पार्ट, यानी कि पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ऑलरेडी वो आ चुका है। इससे पहले वाले पार्ट में फर्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से उसके आगे का पार्ट है। अब होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 हेल्थ के। चलिए शुरू करें, देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 आखिर हमें कहता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे एनसीईआरटी पूछ रही है कि भाई जो सानिया है, दो फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर बातें कर रही हैं आपस में, घुसुर पुसुर, वही हमेशा की तरह दो लड़की मिली, बातें चालू। आजकल लड़के भी कम नहीं है वैसे। ठीक है, तो भाई सानिया क्लेम कर रही है अपनी दोस्त को, बड़ी श्योरिटी से बोल रही है अपनी दोस्त विनीता को कि जो एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीबायोटिक की जो मेडिसिन, बेसिकली एंटीबायोटिक क्योर कर सकती हैं किसी भी इन्फेक्शन को। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, किसी भी बीमारी के लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कह रही हैं। किसी डिजीज़ के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक बड़ी मज़ेदार चीज़ है भैया, वो सारी बीमारी ठीक कर देती है। ऐसे वो क्लेम करते हुए कह रही, गारंटी दे रही है बिल्कुल। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन। अब यहाँ विनीता को तो पता चल गया ये भैया ये तो गड़बड़ है, इसको तो पता ही नहीं है, मैं इसको बताना चाहती हूँ, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, है ना, कि बुरा भी ना लगे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विनीता को आखिर उससे क्या सवाल करने चाहिए, क्या ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि सानिया को समझ आए कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, गड़बड़ है, उसको सही जवाब पता ही नहीं है। तो विनीता बोलती है सानिया को कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वो पूछती है, क्या तुम जानती हो कि जो एंटीबायोटिक होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर पाती है, मार पाती है, वायरस को वो खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि दे डू नॉट वर्क फॉर, इसीलिए वो किस चीज़ पर काम नहीं करेगी, जो भी वायरस से फैलने वाली हमें बीमारियां हैं उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, जैसे कि फ्लू, कोल्ड या कोई और अदर वायरल इन्फेक्शंस जो हो गए, हेपेटाइटिस वगैरह, उनमें से किसी पर भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। दूसरा वो बोल रही है, हैव यू हर्ड अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, क्या तुमने कभी ये वर्ड सुना है, ये चीज़ सुनी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये होता है कि भैया जब हम एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं और उस बैक्टीरिया को जो है हम ट्रीट करने की कोशिश करें तो बैक्टीरिया क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर लेता है खुद को, और अब वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, और अब अगली बार जब हम वही सेम एंटीबायोटिक जब देंगे उसी वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, तब वो दवाई उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी, यानी वो अब उससे लड़ पा रहा है। ठीक है, तो भैया इससे क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना, फालतू में पहले एंटीबायोटिक बॉडी को दिए जा रहे हैं, अब जो बैक्टीरिया है जो बाद में असल में हमें बीमार करेगा, जब उस टाइम पर उस एंटीबायोटिक को दे रहे हैं तब वो काम ही नहीं कर रही है दवाई। तो इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाना, यानी कि टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब एंटीबायोटिक हम तब ले रहे हैं जब जरूरत उसकी नहीं है, तो बैक्टीरिया और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और उनको उनसे बचना, ट्रीट करना, ट्रीटमेंट ले लेना फिर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, फालतू में एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए कभी भी। तो अब तीसरा सवाल क्या वो पूछ सकती है, डिड एनी डॉक्टर एवर टेल यू दैट यूजिंग एंटीबायोटिक, क्या कभी तुम्हें किसी डॉक्टर ने ये बताया है कि जो एंटीबायोटिक है बिना किसी प्रॉपर एडवाइस के लेना हार्मफुल होता है, हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। फिर चौथा सवाल वो क्या पूछ सकती है, डू यू नो दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली, एंटीबायोटिक सिर्फ हमेशा तभी ही लेनी चाहिए जब डॉक्टर उसको लिखकर आपको दे रहा है, कितनी डोजेज और कितने ड्यूरेशन में आपको लेना है ये बताकर। ठीक है, यानी करेक्ट डोज और ड्यूरेशन बताकर कि कितने दिन लेना है, और सुबह शाम लेनी है कि सुबह शाम दिन रात लेनी, कब लेनी है, कितनी कितनी बार लेनी है, आधी लेनी है, पूरी लेनी है, ठीक है, कितने दिन लेनी है, ये डॉक्टर आपको बताएगा, तभी ही हमें लेनी है, यानी जब डॉक्टर ने लिखा है तभी ही उसकी जरूरत होती है, अदरवाइज खुद से उसको नहीं खाना चाहिए। अगर कोई भी एंटीबायोटिक जो है, अब ये क्या बोल रही है, पांचवा वो क्या पूछ सकती है, इफ एंटीबायोटिक कुड क्योर ऑल इन्फेक्शन, अगर ऐसा होता कि एंटीबायोटिक सारे इन्फेक्शन क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है, तो हम पागल थोड़ी है कि भैया हमें वैक्सीनेशन की भी जरूरत है, फिर हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाने जाते हैं, यहाँ और तरीके की दवाइयां मार्केट में आ ही क्यों रही है। बड़ा दिमाग वाला सवाल था ना ये वाला, ये तो जरूर आप लिख सकते हो। ठीक है, बड़ा दमदार सवाल था, ये पूछ लेना, बड़ा लॉजिकल है ये। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन भी आ रहे हैं अगर कि भाई और क्या पूछ सकते हैं या क्या बोल सकते हैं जिससे कि उसको समझा पाओ आप कि भैया रोल क्या है एंटीबायोटिक का,
तो आप वो अपनी मर्जी से भी, अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक डेटा दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है अबाउट डेंगी केसेस, नंबर ऑफ डेंगी केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर। पूरे 1 साल उस हॉस्पिटल में कितने डेंगी केसेस आए उसकी यहाँ पर एक काउंटिंग दी हुई है, एक डेटा, एक टेबल दिया हुआ है। अब देखो ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा 12 मंथ्स तक, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक है। जनवरी में सबसे पहले डेंगू के 10 केस आए, फरवरी में 12 आए, मार्च में 15 आए, अप्रैल में 18 आए, मई में 22 आए, जून में 40 आए। अब अगला देखो यहाँ पर जुलाई में 65 केस आए हैं, ठीक है। अगस्त में भी 65 ही है, यानी कांस्टेंट होने लग गए केस, थोड़े रुक गए, उतने के उतने ही आ रहे हैं अभी यहाँ पर। सितंबर में भी वहाँ पर ही रुके, यानी सेम आ रहा है, पहले यहाँ पर बढ़ गया है फिर सेम ही आ रहा है हर महीने 65 65 65। इसके बाद थोड़ा मतलब रोकथाम लगाई गई, थोड़ा रोका गया कि भैया बहुत बढ़ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कुछ किया गया है। उसके बाद क्योंकि देखो क्या हो गया, उसके बाद इसके केसेस कम हो गए, यानी फिर हो गए 30 और दिसंबर तक डेंगू के केसेस या डेंगू के केसेस कितने हो गए, 20 हो गए हैं, 20 हो गए हैं। 10 से चालू हुए थे और दिसंबर तक आते आते 20 हो गए, यानी अब घटने लग गए, कम होने लग गए, धीरे धीरे खत्म होने लग गए होंगे, है ना। अब ये उसी का ग्राफ बना रखा है। क्या पहले केसेस जो थे देखो जनवरी में कम थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, फिर एक मतलब उतने ही रहे सेम, उसके बाद एकदम से फिर से नीचे कम हो गए। ये ग्राफ समझ आया कैसे बना रखा है, बार ग्राफ है, मैथ्स में आपने देखा होगा। अब यहाँ सवाल क्या है वो देखते हैं। तो ये कह रहे हैं इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, कौन से 3 महीनों में डेंगू की केसेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे। तो भैया 3 महीने हमने देखे थे, कम जाने से पहले वाले 3 महीने जिसमें 65 है आपके डेटा में, देखो फटाफट, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तीनों में 65 केसेस आए थे, लेकिन तीनों ही हाईएस्ट थे। तो इसी के साथ अब सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है, इन विच मंथ वर दी केसेस लोएस्ट। अब कौन से महीने में जो केसेस हैं वो लोएस्ट थे, तो भाई वो लोएस्ट थे जनवरी के महीने में, क्योंकि जनवरी में जो था सबसे पहले 10 केसेस आए हुए थे, है ना। फिर वो तो धीरे धीरे करके क्या हुआ है कि भैया बढ़े हैं, फिर दिसंबर में जाके 20 तक आए हैं, लेकिन जनवरी तक अभी भी नहीं आ पाए, यानी 10 जो है जनवरी में थे, तो यानी कि लोएस्ट किस में थे, जनवरी में थे विद 10 केसेस, ठीक है। इसी के साथ अब आगे देखते हैं, which natural environment factor during the peak month might contribute to the increase in dengue cases, ठीक है। अब कौन सा ऐसा नेचुरल या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है पीक महीनों में जिसकी वजह से डेंगू के केसेस इंक्रीज होते हैं। तो भैया जब मानसून आता है, बारिश बरसात होती है, जमकर बरसती है, जगह जगह पानी भर जाता है, उससे क्या होता है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ जाती है, मॉस्किटो जो है ज्यादा डिवाइड होते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं जगह जगह पानी की वजह से। उनकी जो क्वांटिटी जो क्या कहते हैं उसको, एक नंबर ऑफ मॉस्किटोज होते हैं, बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं वो कैरी करने के, जिससे हमको क्या होगा, डेंगू, मलेरिया, ये सब होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन से ऐसे महीने देखो, पीक मंथ्स कौन से होते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर तक हैवी रेनफॉल होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, जगह जगह जमा हुआ पानी होता है मॉनसून में, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन डेंगू केसेस हो जाते हैं, एंड दीज कंडीशंस हेल्प मॉस्किटो ब्रीडिंग मोर, ठीक है। तो यही उसका जवाब हो गया। आगे देखते हैं, 4th यहाँ पर पार्ट है, सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप। आप उसको रोकने के लिए आप कुछ स्टेप्स बताइए कि कम्युनिटी या गवर्नमेंट को लेना चाहिए बिफोर, जब वो पीक सीजन आने वाला है, जिससे कि कम फैले डेंगू। भैया अवेयरनेस फैलाओ, सबसे पहली चीज तो यही हो गई, है ना। प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं, रिमूव करो जगह जगह जो ठहरा पानी है, मॉस्किटो के नेट को लोग ज्यादा यूज करें, रेपेलेंट्स लगाएं, फॉगिंग हो। फॉगिंग क्या होती है वो आपने देखा है कि वो धुआं सा हो जाता है, जिसको बोलते हैं मच्छर मारने की जो है दवाई डालने आए हैं घरों में, है ना, बड़ी गंदी सी स्मेल उसकी होती है, वो धुआं सा फैला देते हैं, वो होता है फॉगिंग, ठीक है। उसके अंदर ऐसी दवाई होती है या ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जिससे मॉस्किटोज मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब एजुकेट करना चाहिए पूरी कम्युनिटी को कि भैया पानी जहां जहां आपने खुला रखा हुआ है कंटेनर्स में, उसको ढक के रखो, खुला नहीं रखना है। कपड़े जो है फुल स्लीव्स के पहने, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने। तो ये सारी चीजें करने से क्या होगा, कम डेंगू केसेस आएंगे, कम फैलेंगे, ठीक है। वही यहाँ पर फोटो लगी हुई है, देखो, रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, यूज मॉस्किटो नेट्स, अप्लाई रेपेलेंट्स,
फॉगिंग करो। देखो ये देखो ऐसे लोग आते हैं ना, गवर्नमेंट भेजती है लोगों को इस तरीके से, ये लेकर आते हैं पूरा, ये यहाँ से फॉग निकलता है, घरों घरों में जाता है, गंदी सी इसकी स्मेल आती है, कुछ देर तक आपको बोलते हैं कि घर के अंदर ना ही जाओ तो बहुत अच्छा है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कवर कर दो वाटर कंटेनर्स को, जो भी खुला आपका पानी है उसको कवर करके रखो और फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रहो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल। है मजा आ गया ना इमेजिन करके कि स्कूल की इंचार्ज मैं बन गई तो भैया मजा ही आ जाएगा, है ना, वो वाली फील। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं आगे कि भैया की मैसेजेस, आप क्या की मैसेजेस देना चाहोगे जिससे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, यानी क्या ऐसा करते रहना चाहिए बच्चों को, आप उसको क्या बताओगे उनको। तो भाई सबसे पहले आप बोलोगे बार बार रेगुलरली अपने हाथ धोते रहो साबुन से अच्छे से, इससे जो है अलग अलग इन्फेक्शंस फैलने से रुक जाएंगे, जैसे कि कोल्ड एंड फ्लू। सबसे पहले ईट अ बैलेंस डाइट। अब आप बताओगे कि भैया एक फुल न्यूट्रिशन भरा फूड खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ। ठीक है, एक्सरसाइज करो बेटा, डेली स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, कुछ एक्सरसाइज करो, डांस करना पसंद है, कोई भी तरह की एक्टिविटी करो, बॉडी को थोड़ा रनिंग में लेकर आना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इससे हम कुछ लॉन्ग टर्म डिजीजेस से बच सकते हैं, जैसे सबसे पहले मोटापा, ओबेसिटी, और फिर है आपका डायबिटीज, है ना। अब यहाँ पर अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम। तीसरी चीज क्या है, हमें कभी भी, भाई दोस्त यार है चाहे कोई भी है, देखो अपनी चीज अपनी है, अपने पास ही उसको रखो। शेयरिंग वो अलग वाली होती है, शेयरिंग केयरिंग, ठीक है। अदरवाइज अपनी चीजें, अपनी वाटर बॉटल्स, अपने टाल्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, इसमें जर्म्स कैरी होते हैं, ठीक है, जिससे एक से दूसरे में जल्दी बीमारियां, इन्फेक्शन जो है फैल जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ स्टे होम व्हेन सिक। जब जब आप बीमार हो भैया घर पे रहो, आराम करो, ताकि ना आप और ज्यादा तकलीफ में आओ, ना दूसरे लोगों को आप वो बीमारी फैलाओ। से नो टू हार्मफुल हैबिट। अब कोई आपको स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग, कोई भी चीजें ऐसी दे रहा है कि ले आई एक बार लेके तो देख, सीधा बोल देना नो, जाओ मेरी बॉडी को हार्म होगा, मैं नहीं ले रहा, वहां से निकल जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर दीज स्टेप्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही तरीके के डिजीजेस। ठीक है, अगर आप ये अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप भी बच सकते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब ये क्या क्या रिकमेंड किया जा रहा है यहाँ पर कि हमें एंटीबायोटिक तब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए फॉर वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि भैया वो वायरस को मार ही नहीं रहा है, तो एंटीबायोटिक लेके क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि और वो कौन सी चीज़ें होती है, कोल्ड का फ्लू के टाइम पे आपको एंटीबायोटिक नहीं ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपकी बॉडी खुद ही हील करके खुद ही आपको ठीक कर देगी। कैन यू प्रोवाइड दिस पॉसिबल रीजन। भी बोल रहे हैं कि आप वजह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है। तो हाँ, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन। हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड का फ्लू के लिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक ओनली वर्क करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, नॉट वायरस। वायरस के ऊपर वो वर्क ही नहीं कर रही, वायरस को मार ही नहीं रही है एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया है, तो अभी ही वो बैक्टीरिया को मार दे रही है, तो बैक्टीरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, उनकी लड़ने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। अब उस एंटीबायोटिक को ले लेके वो समझ जाते हैं कि भैया इससे तो ऐसे लड़ना है। अगली बार जब सच में वो हमें बीमारी फैला रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक उतने अच्छे से वर्क नहीं करती, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। सो कोल्ड, कफ एंड फ्लू आर कॉज्ड बाय वायरस, सो एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम। टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट नीडेड कैन लेड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फिर क्या होता है, विच मीन्स बैक्टीरिया बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। तो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गर हो गए हैं और अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उस मेडिसिन के अगेंस्ट। दिस मेक्स इट हार्डर, इससे बहुत मुश्किल आ जाएगी ट्रीट करने के लिए। इवन अगर हमें कोई सिंपल इन्फेक्शन भी हो गया फ्यूचर में एक बैक्टीरिया से, तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उससे फाइट करने के लिए। दैट्स वाई डॉक्टर रिकमेंड यूजिंग एंटीबायोटिक ओनली व्हेन नेसेसरी एंड प्रिस्क्राइब। इसलिए डॉक्टर तभी ही सिर्फ एंटीबायोटिक लिखेंगे जब वो जरूरी है, ठीक है, और तभी हमें लेनी है जब डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब करी है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या है। Which diseases among the following may spread if drinking water get contaminated by the excreta from an infected person। अब मान लो कि किसी को हो रखा है हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या फिर पोलियोमाइलाइटिस या कोलेरा या चिकन पॉक्स, इनमें से कुछ भी किसी को हो रखा है। अब जो उनकी पॉटी, जो उनकी फीसिस है, उस पर अगर कोई मच्छर जो है बैठ गया है और उसने आपके वाटर को आके कंटेमिनेट कर दिया, आपने वो वाटर पी लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। ठीक है, तो भैया आपको बताना है कि मतलब कौन सी डिजीजेज है वो, तो वो है हेपेटाइटिस ए, इनमें से कौन सी डिजीजेज हैं। सो दीज डिजीजेज में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटेमिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन आर हेपेटाइटिस ए। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीजेज हुई, इनमें से हुई भैया हेपेटाइटिस ए,
और पोलियो हो जाएगा और कोलेरा भी हो सकता है। तो ये तीन, इनमें से ये तीन है, ठीक है। जो भाई अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की पॉटी से कोई मच्छर आया है और आपके ड्रिंकिंग वाटर में बैठ गया है तो आपको कौन सी बीमारियां उनसे फैल सकती हैं? हेपेटाइटिस ए फैल सकता है, पोलियो फैल सकता है, कोलेरा फैल सकता है। चलिए, फेसिस से ये तीनों बीमारियां जो है फैलती हैं, यानी कि पॉटी एक्सक्रीटा से। अब यहाँ है 11th क्वेश्चन, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन। मान लो कि हमारी बॉडी एक पैथोजन को फेस कर रही है, उससे लड़ाई करे। तो ये बोल रहे हैं पहली बारी में तो जो है वो काफ़ी स्लो रिस्पॉन्ड करे, यानी हमें काफ़ी टाइम लगा ठीक होने में, जबकि कंपैरेटिवली अगर दोबारा हमें वही वाला सेम इन्फेक्शन हो गया है, वही वाला पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है। पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डिजीज फैला रहा है वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा अगर हमारी बॉडी में आ गया तो हमारी बॉडी अब ज़्यादा तेजी से उससे फाइट कर पा रही है, जल्दी हम उससे ठीक हो गए हैं दोबारा एक्सपोजर में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो, जब हमारी बॉडी पहली बार उस पैथोजन से लड़ाई कर रही है तो वो पहली बार आया ना, तो भाई वो अभी जान रही है, जो बॉडी है हमारी वो बस जान रही है, देख रही है, सब देखभाल के थोड़ा टाइम लगेगा उसको फाइट करने के लिए, है ना। सो भाई हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो टाइम लेगा टू रिकॉग्नाइज, ये पहचानने के लिए, उसे पहचानने के लिए और उससे फाइट करने के लिए, इसलिए रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होगा और लो भी होगा। लेकिन जब फर्स्ट अटैक, अब होगा क्या फर्स्ट अटैक पे, लेकिन हो जाएगी हमारी मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाती हैं जो उसको याद रखती हैं उस पैथोजन को कि अब जब दोबारा आएगा तो भैया हम तो अब तैयार हैं लड़ाई के लिए, ठीक है, अब तो हमें पता चल गया इससे कैसे लड़ना है। तो फिर क्या होगा? इफ द सेम पैथोजन एंटर्स द बॉडी अगेन, दीज मेमोरी सेल क्विकली रिकॉग्नाइज, अब हमारी जो मेमोरी सेल होंगी उसको पहचान लेंगी और फटाफट उससे लड़ना चालू कर देंगी बहुत तेजी और मोर स्ट्रांगली। तो फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है बेटर तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएगा सेकेंड एक्सपोजर में और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर्ड है, खुद से डिफेंड करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में हम जल्दी उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर अब इस चैप्टर के जो है खत्म हो जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में करेंगे क्या करेंगे भाई? एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। एक सेट मैं करवाऊंगी और बाकी के जो सेट्स होंगे वो आप करेंगे और फिर मुझे क्या बताएंगे? कॉमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।